पाने गए थे रोशनी, लेकर आए अंधेरा। उन्नीस लोगों की रोशनी गई, 9 की आंखें निकालनी पड़ी। बस इसमें कई लोगों की आंखें खराब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। अभी फिलहाल हम लोगों ने वहां पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आंखों से निकलने लगा खून, हमेशा के लिए आंखें बंद। आँख ऑपरेशन करवाई थी तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आई। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। अस्पताल सच छिपा रहा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे फैला? निकालनी पड़ी आंख, छीनी रोशनी। अस्पताल में कैसे अंधेर गर्दी? जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां एक आई हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की लापरवाही से आंखों की रोशनी ठीक कराने गए 9 लोगों को अपनी आंखें ही निकलवानी पड़ गई। अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिलने की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैल गया, जिस कारण ये हमेशा के लिए अब ब्लाइंड हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। सिकरीगंज इलाके के आई हॉस्पिटल में कैंप लगाकर 30 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद ही मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। 30 में से 18 लोगों की आंखों में इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल गया कि उन्हें गोरखपुर से बाहर दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जान बचाने के लिए उनकी आंखों को निकलवाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं। वो मेरी बड़ी मम्मी है, वो वहाँ पे आँख ऑपरेशन करवाई थी तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद शाम तक वो घर पे आई। फिर रात होते होते वो उनका बहुत दर्द उठा आँख से। फिर हम लोग 11-12 बजे फिर दोबारा वहाँ रात में लेकर गए। वहाँ डॉक्टर नहीं था, कोई कंपाउंडर था, तो मतलब सुई लगवाया, थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर जब आया तो दिन भर वहाँ पे थी। फिर उसके बाद शाम तक भेज दिया गोरखपुर में। वहाँ मतलब बढ़िया इलाज नहीं मिला। फिर फ़ोन किया कि भाई वो वहाँ मत ले जाओ, ले चले गए दिल्ली, लेके चले जाओ। तब हम लोग वहाँ दिल्ली एम्स में ले गए हैं, तो वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आके पूरा निकाल दिया गया है। सोचिए, सब कुछ गोरखपुर में हुआ है। गोरखपुर वो जिला है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। यहाँ एक अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही, जिसकी वजह से 9 लोगों की आंखों को निकालना पड़ा। फिलहाल पीड़ित मरीजों का अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 9 लोगों को जहां अपनी आंखें निकलवानी पड़ी, वहीं कुछ मरीज अब भी गंभीर संक्रमण से जूझ रहे हैं। पीड़ित के रिश्तेदारों का कहना है कि वो अस्पताल आंखों का इलाज कराने गए थे, लेकिन अस्पताल से आने के बाद आंखों से खून आना शुरू हो गया, जिससे उनकी रोशनी हमेशा के लिए चली गई। तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया, तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं है और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं, तो आँख निकाल दिया गया। अस्पताल की लापरवाही के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम की कल्चर रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन की बात सामने आई है। फिलहाल अस्पताल को सीज कर दिया गया है। जिन डॉक्टर्स ने इन मरीजों का ऑपरेशन किया, उनके खिलाफ मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश की बात कही गई है और इस कार्रवाई को शुरू भी कर दिया गया है। पीड़ित मरीजों की रिपोर्ट को बतौर सबूत इस जांच में स्वास्थ्य विभाग ने शामिल किया है। इसके साथ ही जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है, उन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के लिए अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सिकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें खराब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। अब मजिस्ट्रेट
दिल्ली की सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद रेखा गुप्ता रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सीधा लिए चलते हैं। ट्वीट की राजनीति नहीं करती। हमने दिल्ली के वर्क कल्चर को बदला है। हमने जो पहले की सरकारें शोर मचाती थी, हम समाधान देते हैं। जो पहले टाल मटोल करते थे, हम टाइमलाइन दे करके काम करते हैं। जो पहले केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, हम अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। और मार्गदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा का और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इस मंत्र के साथ हम मैं की नहीं, हम की राजनीति कर रहे हैं। आज 1 साल पूरा होने पे मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास के साथ कह सकती हूं कि दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर सेक्टर में काम किया। और विशेष रूप से यदि जब मैं आप सबके बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूं तो प्रमुख बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद में ये किताब आप सब तक पहुंचेगी जिसमें हमने अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है। यदि सर्वप्रथम कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विजन के साथ काम करती है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं पे काम शुरू किया। ये 365 के 365 दिन हमने कोशिश की कि रोजाना दिल्ली एक कदम आगे बढ़े वेलफेयर की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। और जो गरीब कल्याण का दूसरा मूल मंत्र है, सबसे बड़ी जरूरत जो किसी व्यक्ति की होती है वो भूख होती है। हमने इस बात पे काम किया कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। अटल कैंटीन उसी विजन के साथ शुरू की गई। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं, जिसमें मात्र 5 रुपए में गरीब को, श्रमिक को, मजदूर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके के साथ में भरपेट भोजन मिलता है। 70 कैंटीन यानी 70,000 लोग रोजाना हमारी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं। और गरीब कल्याण की बात और झुग्गी बस्तियों में जो लोग, जो परिवार दिल्ली में रह रहे हैं उसकी बात ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे संकल्प पत्र से लेकर के हर काम में आपको दिखाई देगा जो प्रतिबद्धता हमारी दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए थी, उसको हमने अपने हर काम के साथ जोड़ा। 700 करोड़ रुपए का फंड हमने अपने बजट, जो कि 1 लाख करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, तो हर सेक्टर को जब बजट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो झुग्गी एरिया के लिए, झुग्गी बस्तियों में विकास कार्यों के लिए हमने 700 करोड़ रुपए का बजट दिया, ताकि झुग्गी में भी नाली, खड़ंजा, शौचालय, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि ये सारी सुविधाएं। अनेकों झुग्गियों में अब से पहले बहनों के लिए स्नान घर नहीं थे, शौचालयों की बड़ी बुरी व्यवस्था थी, पर 700 करोड़ रुपए के बजट के माध्यम से इन सभी झुग्गी बस्तियों में काम शुरू हुआ, ताकि झुग्गी के लोग भी सम्मानजनक तरीके से रहें। और वहीं दूसरी ओर झुग्गी को मकान देने की बात जो हमने कही थी, उस पे भी हमने काम शुरू किया। और हमारे जो फ्लैट पिछली सरकारों ने कब से बना करके छोड़े हुए थे, जो फ्लैट अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था झुग्गी वासियों को, उनको रिपेयर करने का काम, उनको रेनोवेट करने के काम, उन प्रेमिसेस को आज के आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बनाने का काम दिल्ली सरकार ने किया। उसमें सावदा, घेवरा, भलसवा, द्वारका, सुल्तानपुर, यहाँ पे लगभग 13,000 फ्लैट्स को
रेनोवेट करने का काम चल रहा है, जिसके प्रथम चरण में झुग्गी वासियों को मकान देने के प्रथम चरण में हम इन 13,000 फ्लैट्स को चाहेंगे कि दिल्ली की झुग्गी वासियों को हम इन्हें दें। और वहीं दिल्ली में देश की सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस यदि कहीं लागू की गई तो वो दिल्ली में लागू की गई। आज हम 22,411 रुपए की मिनिमम वेज जो है अपने मजदूर भाई को दे रहे हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं वो मजदूर और रोजगार वाली बहनें जो अपने परिवार में छोटे बच्चों के साथ रहती हैं और काम पे जाना चाहती है, नौकरी करती है, फैक्ट्री में जाती है, पर उसके बच्चे कहाँ रहें, कहाँ छोड़ के जाए, उस चिंता को जब वो सताती थी तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने 500 पालना केंद्र, क्रच सेंटर्स खोले जहां वो मजदूर श्रमिक बहन अपने बच्चों को छोड़ के जा सकती है। और उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बीड़ा उठाया। इन 500 पालना केंद्र के माध्यम से मैं समझती हूं कि दिल्ली की श्रमिक बहनों के लिए अत्यंत ही लाभ उनको मिल रहा है। हम में भी 85 करोड़ के काम जो हैं इस साल सैंक्शन किए, जो अब 146 परियोजनाओं के रूप में दिल्ली में काम चल रहे हैं। दूसरे सेगमेंट पे मैं आती हूं। दिल्ली की जो बहुत ही मूलभूत जरूरत है वो है पानी और सीवर। वर्षों से दिल्ली की जनता बड़े बड़े सपने ना देख करके छोटी छोटी जरूरतों पे कंसंट्रेट कर रही थी कि पानी नहीं है दिल्ली में, पाइपलाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। उस दिशा में हमने वाटर लाइंस के लिए ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं उनको 13 किलोमीटर लाइन को हमने रिप्लेस किया, और दूसरी ओर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें हमने 172 किलोमीटर लाइन को नया डाला या रिप्लेस किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। दिल्ली में बीजेपी का 1 वर्ष पूरा हो गया है और उस 1 वर्ष बीजेपी ने किस तरह से दिल्ली वासियों के लिए काम किया, हर एक उपलब्धि को वो गिनाती नजर आई। आइए अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। यहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने गोविंद नगर इलाके में गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गैंगस्टर भाइयों की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया गया। योगेश और राजन पर संगठित गिरोह बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रशासन ने राधाकुंड छठीकरा मार्ग पर स्थित एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को और प्लॉट को सीज किया। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ लाख रुपए बताई गई है। अभी में अब बात करेंगे कानपुर की, जहां पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। किदवई नगर इलाके में डिग्री माफिया के गिरोह को पकड़ा गया है, जो पैसे लेकर फर्जी डिग्री बनाने का काम करता है। ये गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करके बेचते हैं। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी फर्जी बनाते थे। पुलिस ने मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि करीब 5 दूसरे आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है। संगठित गिरोह जो फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अंक तालिकाओं का जो छपवाता था उसका पर्दाफाश हुआ है। और ये गिरोह जो है 9 राज्यों में इसके तार मिले हैं। 14 यूनिवर्सिटीज़ जो देश के विभिन्न राज्यों में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे इनके संपर्क थे, 14 यूनिवर्सिटियों के इन पे प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें जो सरगना है शैलेंद्र, उस सहित 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है। 5 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है और इनके पास से 900 से ज़्यादा मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। इनके यहाँ पर एक सेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, एक इंस्टीट्यूशन का ऑफिस खोला हुआ था और उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से इनका संपर्क था और वहाँ से ये मार्कशीट बनाने का जो बिना एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, बिना किसी फॉर्मेलिटी के उन लोगों को पैसे लेकर के प्रपत्र जो सर्टिफिकेट इश्यू करते थे।
इस गिरोह ने किदवई नगर में शेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से एक ऑफिस खोला था और इसी ऑफिस से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता था, जहां युवाओं को बिना पेपर दिए डिग्री दिलाने का लालच देकर मोटी रकम उनसे वसूली जाती। इन लोगों ने न सिर्फ कानपुर बल्कि 9 और राज्यों में अपना जाल बिछा रखा था। जांच में सामने आया है कि गिरोह ने 14 यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी डिग्री पैसे लेकर बच्चों को देने का यह धंधा शुरू किया था। हालांकि पकड़े गए आरोपी का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है। मार्कशीट हम नहीं बनाते थे सर, ना मैंने कोई मार्कशीट बनाई है। बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी जाता था एलएलबी में पेपर देने, उसको रिज़ल्ट वहीं से मिलता था। और एप्टेल का जो होता है रिज़ल्ट ऑनलाइन होता है। पहले यूनिवर्सिटी में क्या है, एप्टेल कोर्स चलता था तो उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता था, बच्चा उसकी उसी फीस ऑनलाइन, रिज़ल्ट भी ऑनलाइन होता है। उस चीज़ का रिज़ल्ट 1 by 1 उसका रिज़ल्ट आता है। और काफ़ी लोग ये चीज़ को करते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन और ये डिस्टेंस चलाती हैं। ऑल इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटियाँ हैं सर। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस निर्धारित फ़ीस है उस पर वो पैसे हमको सबको मिलते थे। हमको यूनिवर्सिटी का शेयरिंग होती थी कि हमको यूनिवर्सिटी को 50% हमें शेयरिंग यूनिवर्सिटी को देनी होती थी। हम बच्चे से उसको उसके अनुसार दे करके जो निर्धारित शुल्क उससे कम ही शुल्क सर। मंगलायथन यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी सर। अब पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने सैकड़ों युवाओं को फर्जी डिग्री दी और उनसे लाखों करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। गिरोह के तार बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश के ही मेरठ से खबर है, जहां करोड़ों की ज्वेलरी ठगी का बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ठगी का ये तरीका बिल्कुल किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा है। सोना किसी ने पसंद किया, 1 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किसी और ने किया और करोड़ों की ज्वेलरी कोई दूसरा ले गया। इस हाई प्रोफाइल घटना से मेरठ के सराफा बाजार में हड़कंप है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला मेरठ के रघुनंदन ज्वेलर्स का है। भगवान बुक डिपो के मालिक और पीड़ित प्रवीण शर्मा का आरोप है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए नकद देकर सोना खरीदा, लेकिन सराफा व्यापारी ने इतनी बड़ी रकम उनसे लेने के बावजूद वो सोना किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया। पीड़ित प्रवीण शर्मा का सीधा सवाल है कि जब करोड़ों का भुगतान उन्होंने किया तो माल किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे और क्यों दे दिया गया। उठते ही मैं तन्मय जी के पास गया, मैंने भैया ये पैसा जो है आप अभी कहीं ट्रांसफर मत दीजिएगा, अभी मेरी एंट्री नहीं आई है। ये कह के मैं वहां से फिर आके सोफे पे बैठ गया। 1 मिनट बाद तन्मय जी मेरे पास आए, कहने लगे भाई साहब आपकी एंट्री आनी थी। मैंने एंट्री मेरी जो है वो ट्रांसफर की एंट्री आनी थी। कह अच्छा जी मैं भी पूछता हूँ। उन्होंने दोबारा फोन मिलाया कि भाई साहब इनकी एंट्री नहीं आई है अब तक। उन्होंने कहा जी 15-20 मिनट में एंट्री आ रही है। मैं फिर बैठा रहा, मैंने उनसे तन्मय जी से बात करी। मैंने आप इसे जानते हो? उन्होंने कहा जी 4-5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और श्री कृष्णा ज्वेलर्स करके इनकी दुकान है करोल बाग के पास, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे सामान लेता था। ये बात मेरी उनसे हुई तो मैंने कहा अच्छा भैया, तो मैंने कहा आप इन्हें फोन करो। उन्होंने फिर दोबारा जब फोन करा वो फोन बंद हो गया। ये एकदम टेंशन में आ गए। इनका कहना मैं टेंशन में आ गया, भैया मेरा पैसा। फिर ये इन्होंने दिखाया कि मैंने तो उसे सामान दे दिया। मैंने कहा भैया आपने मेरे पैसे का सामान दूसरे को कैसे दे दिया। और अब खबर आपके अपने शहर उज्जैन से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को जमकर पीटा। युवक एक हिंदू लड़की के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन करने आया था। दोनों के मंदिर के पास होने की सूचना मिलने पर बजरंग दल ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि युवक के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम नसीम अकरम है, जो दिल्ली का रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की लड़की के साथ आया था। महाकाल मंदिर इलाके के एक होटल में रुका था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक के मोबाइल में युवती समेत अन्य लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से छुड़ाया और थाने लेके गई। साथ ही युवक के मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। अश्लील वीडियो, फोटोज के आरोपों पर भी पुलिस जांच कर रही है। नाम बता फटाफट। नसीम कहाँ से आया तू? दिल्ली से। किसको हाथ में लेकर आया तू? तेरे दोस्त है मेरे। नाम बता। दोस्त नाम का नाम बता दोस्त का। वैष्णवी के साथ फोटो कहाँ है? देख उसमें दिखा फोटो मिले इसके मोबाइल से। लाओ जिया दिया यहाँ पे। कहाँ है? नाम बता फटाफट। नाम बता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त एक खबर आ रही है, जहां डॉग लवर्स ने महिलाओं पर तलवार से हमला कर दिया।
हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम में शिकायत की। इस बात से डॉग लवर्स नाराज थे और महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले की पूरी घटना वहां सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। युवक के हाथ में तलवार है, महिलाओं की तरफ बढ़ता हुआ वो आपको दिख रहा है और इसी तलवार से उसने महिलाओं पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। राजधानी भोपाल में साइबर क्राइम का ग्राफ खतरनाक पॉइंट पर पहुंच गया है। पिछले 30 घंटों में राजधानी में इतनी बड़ी डिजिटल लूट हुई कि पुलिस प्रशासन भी हैरान है। इतने कम समय में शहर के अलग अलग पुलिस थानों में कुल 34 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। जालसाजों ने शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों को टारगेट करके कुल 1.53 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। सबसे बड़ी ठगी साकेत नगर में हुई, जहां एक ही व्यक्ति से ऑनलाइन 50,98,000 रुपए ठग लिए गए। फ्रॉड के पैटर्न को देखें तो अपराधियों ने कई तरह के तरीके अपनाए। विदेशी ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। किस तरीके से ये ठगी की जा रही थी, क्योंकि इस तरीके की बात आई है जो साइबर फ्रॉड पे जो 34 मामले दर्ज हुए हैं 12 थानों में पिछले 30 घंटों में, तो शेयर निवेश की बात करते थे या बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट कार्ड में, यही इसी तरीके के मामले। देखिए, अगर हम बात करें साइबर अपराध के तरीकों की या किस तरह से लोगों को ठगा जाता, तो सैकड़ों तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके जो कि हमारे नॉलेज में आए हैं कि वो बिजली के बिल की एपी की फाइल भेजते हैं, कभी कार्ड भेजते हैं, कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे परेशान करने के नाम पर शेयर निवेश आज सबसे बड़ा निवेश जो है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि उसको पैसे की बढ़त मिले। लोगों को लालच देते हैं, कई बार हम झांसे में लालच में आते हैं और बिना उसकी पड़ताल करे सतही तौर पर ऐप को देखकर, जो कि ऐप बिल्कुल फेक होता है, जिसमें की बढ़ोतरी आपकी झूठी दिखाई जाती, एआई के जरिए दिखाई जाती, ऐसे लोगों को ठगा जाता है। और ये जो एफआईआर हुई हैं, ये मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल पुलिस की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि हमारा साइबर के खिलाफ लड़ाई अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, इस तरह के ठगों से अपने आप को बचा के रखें। खबर उड़ीसा के देवगढ़ से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बाइकों में जोरदार टक्कर के कारण ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आप देख सकते हैं हादसा कितना भयावह था। तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही थी और बाइक को ही उसने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार कि बाइक का आगे का पहिया निकल गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है वो बिजली विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर काम कर रहा था। यूपी के उन्नाव में अचानक मधुमक्खियों का अटैक हुआ। मधुमक्खियों के हमले में अंपायर की मौत हो गई। दरअसल ग्राउंड में मैच चल रहा था, उसी दौरान मधुमक्खियों ने एक अंपायर पर हमला कर दिया और अंपायर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनकी मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई है। जिस वक्त ग्राउंड में मैच चल रहा था जूनियर लेवल का, उस दौरान एकाएक मधुमक्खियों का हमला शुरू हो जाता है और इन मधुमक्खियों की चपेट में एक अंपायर आ जाते हैं। मधुमक्खियों के काटने से इनकी मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पेट्रोल भरवाते वक्त बदमाशों का आतंक देखने को मिला। रायपुर से ये खबर आ रही है, जहां पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लग गई। सिगरेट फेंकने से बाइक में ये आग लगी और फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पेट्रोल पंप पर सिगरेट फेंकने से तेजी से आग लगी और वो फैलने लगी। सिगरेट जलाने से जब मना किया गया तो आरोपी ने बाइक में आग लगा दी। पेट्रोल पंप कर्मी ने दरअसल अपील की थी कि ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर आप सिगरेट ना जलाएं, लेकिन इससे व्यक्ति भड़क गया और उसने उसी सिगरेट को पेट्रोल जिस बाइक में भरा जा रहा था उसमें आग लगा दी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई में जिला स्तर पर हो रही ढिलाई से लेकर नाराजगी जताई है। ऐसे में जनता दर्शन कार्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे डीएम और एसएसपी की जन सुनवाई की निगरानी करेगा। अधिकारी हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की समीक्षा करेंगे। लापरवाही अगर पाई गई तो जवाबदेही भी तय होगी, जिससे लोगों को असुविधा न हो।
अब डीएम एसएसपी पर योगी आदित्यनाथ की नजर रहेगी। रोज सुबह 10 से 12 बजे तक जो भी आदेश जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने दिए हैं, डीएसपी और एसएसपी डीएम और एसएसपी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जनता दर्शन में जिस तरह से काम को लेकर ढिलाई बरती गई, लोगों की जो शिकायतें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में डीएम एसएसपी के जनता दर्शन को लेकर नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। अफसर जो हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जन सुनवाई के दौरान जो भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं।